Next topic in atomic structure is spectral series of hydrogen. Spectral series of hydrogen. एक मिनट अलीजा, इसको लिख लूं मैं, फिर लाता हूँ. स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन. जी अलीजा लिखिए. भैया आप लिख लें तो मुझे बताइएगा, फिर स्टार्ट करेंगे. चलिए लिख लिया आपने. तो देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है. आपने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था. इनफैक्ट एमिशन स्पेक्ट्रम पर मैंने आपको एक एनिमेशन भी दिखाया था. अगर आप किसी का भी एमिशन स्पेक्ट्रम लोगे, ये एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन हीलियम किसी का भी हो सकता है, स्पेशली मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ. जब आप हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम लोगे तो एक डार्क बैकग्राउंड होगा, उस डार्क बैकग्राउंड पर कलर्ड लाइंस होंगी. यही हमने डिस्कस किया था, दिखाया भी था. अभी कलर्ड लाइंस जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको खुद देखेगा कि अच्छा इन कलर्ड लाइंस में भी ना ग्रुप्स हैं. कई लाइंस होंगी, फिर गैप आ जाएगा, फिर कुछ लाइंस आएंगी. लाइंस में ग्रुप्स होंगे, ग्रुपिंग्स है. फिर ग्रुप आया, फिर ग्रुप आया. ग्रुप्स हैं, लाइंस के बीच में ग्रुप्स होंगे. ऐसे यहां भी ग्रुप्स आने शुरू हो जाएंगे. लाइंस के बीच में ग्रुप्स आने. अब ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को आप स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं. एक ग्रुप होगा जिसका नाम दे दोगे लाइमन. एक ग्रुप होगा जिसका आप नाम दे दोगे बामा. एक ग्रुप होगा जिसका आप नाम दे दोगे पाशन. और इसी तरह से अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के नाम अलग अलग होंगे. सिर्फ नाम ही नहीं, इस ग्रुप की जितनी भी लाइंस होंगी इनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी. तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए, हर ग्रुप के लिए एक फॉर्मूला चाहिए जो इन सारी लाइंस को डिफाइन करे. दैट्स बेसिकली स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन. अब उस सीरीज को डिराइव करने के लिए भाई स्पेक्ट्रल सीरीज कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा. सो मैं कहता हूं दिस n equal to 1 is lower energy level, n equal to 2 is higher energy level. इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और एनर्जी डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग रेडिएशन एमिट हो. जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग रेडिएशन यहां से एमिट हो जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम इज एमिशन स्पेक्ट्रम. और यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं विच इज hc/λ. तो जब हम इसको एक्सप्रेशन जब आप कैलकुलेट करोगे, डेल्टा ई आप लिखेंगे ना, इट्स E2 माइनस E1. तो डेल्टा ई को आप लिख सकते हैं इट्स hc/λ विच इज E2 माइनस E1. अब यार तुम में से ना किसी को मुझे फॉर्मूला बताना होगा पूरा, En का फॉर्मूला क्या होता था. कुछ टर्म्स तो मुझे याद रहती हैं, z² याद है, n² याद है, e⁴ याद है, 2 था, पाई था. जरा एग्जैक्ट बता दो मुझे, पीछे प्लीज नोट्स देखो और मुझे लिखकर बता दो कि क्या था ये फॉर्मूला. हमेशा मुझे 13.6 याद रहता है, ये तो मैं भूल जाता हूँ. अरे कोई एक तो बता दो. अरे 13.6 नहीं खतीदा, वो तो मुझे पता है. वो कंप्लीट जो फॉर्मूला डिराइव कराया था, 2 पाई z²
e to the power 4 by n square epsilon naught क्या क्या था? तो वजाहत कह रहा है ये फॉर्मूला था माइनस जेड स्क्वायर e to the power 4m by 8n square h square epsilon naught square, यही था है ना? तो ये तो n2 आ गया, ऐसे ही आप n1 लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर e to the power 4m divided by 8 n1 square h square into epsilon naught. Yeah. So now you have hc by lambda is, भाई देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आप कुछ टर्म्स कॉमन ले लीजिए, z स्क्वायर जैसे आपका कॉमन आएगा, e टू द पावर 4 कॉमन होगा, 8m कॉमन हो जाएगा, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा. So you are left with n1 square minus 1 by n2 square. यहाँ से 1 by lambda निकाल लेते हैं ना. भाई देखो ये मुझे याद नहीं है, भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना होगा, आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी इस फॉर्मूले, तो आप तो याद कीजिए. मेरा तो देखिए याद करने का जमाना गया, मुझसे कोई फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, आपका भी है वो जमाना, आपको आना चाहिए. इसको यहाँ ले आइए, तो ये आ गया 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट hc. वन बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. एक बार मुझे जरा चेक करने दो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं. एक मिनट फैजान, मैं अभी देख रहा हूँ. अभी मैंने फाइनल एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं था ना, स्क्वायर था या नहीं था एप्सिलॉन नॉट का? मुझे तो जो बताया आप लोगों ने मैंने वो लिखा है, स्क्वायर है. ठीक है भाई, स्क्वायर है फैजान, स्क्वायर है, तो ये अगले स्टेप में भी स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ भी स्क्वायर है भाई. अरे स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है. So 1 by lambda is this, z square e to the power 4m by 8h square epsilon naught square hc. So you have 1 by lambda is z square e to the power 4m by 8h cube epsilon naught square c 1 by n1 square n2 square. अच्छा, मैंने किसी में मिस किया है? ठीक है फैजान, इसको मैंने ठीक कर लिया. अब ये जो पूरी टर्म आ रही है ना एल्स देन जेड, ये पूरा इसे आप एक कांस्टेंट क्या देते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट इसका नाम होता है. रिडबर्ग कांस्टेंट को r और सबस्क्रिप्ट में एक h से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1 बाय लैम्डा का रिलेशन आ गया z स्क्वायर RH 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. अब देखिए आप में से कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं भाई जब मैं हाइड्रोजन ही लेके चल रहा हूं तो मैं z की वैल्यू क्यों नहीं रख देता. बस मैंने इस फॉर्मूले तक के लिए z रखा था, अब मैं लिख देता हूं फॉर हाइड्रोजन. मसला है कि मैं तो आपको हाइड्रोजन कराऊंगा, अब वो आपसे एग्जाम में कुछ और पूछ ले तो उसे आप लिख सकते हैं दैट योर 1 बाय लैम्डा इज RH 1 over n1 square minus 1 over n2 square. अब ये जो रिलेशन, अच्छा RH की वैल्यू भी लिख दूं, ये 1.07 into 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स होता है. So अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इन सारी लाइंस को डिफाइन करे. ये सारी लाइंस आप इस रिलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसा जैसा ये कहता चला जाता है आपको, वैसा वैसा आप यहाँ करते चले जाइए.
सो ये 1 बाय लैम्डा इज आर एच 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे। तो मैं लास्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ, ये लिखिए, फिर देखेंगे अलग अलग सीरीज कैसे बनती है। इतना लिख ले तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। जी जी जी, मैं प्रीवियस स्लाइड कर देता हूँ, लिख लीजिए। भाई नगमा हो गया रैबर? चलिए भाई, लिख लिया आप लोगों ने, उसे लिख लीजिए। वेरी गुड भाई। बाकी लोग जो लिख चुके हैं मुझे बताइए, आप सुबह जो मैं 11th का रिवीजन करा रहा हूँ उसमें क्यों नहीं आते हैं? कुछ 20-25 बच्चे थे शायद इस बैच में से। यार दूसरी तरफ आप लोगों का तो टारगेट ही नीट जेई था, आपके तो बोर्ड्स तो मई में चले गए, सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 11th कर लो रिवाइज, क्या बुराई है? कुछ ज्यादा नंबर आ जाएंगे एंट्रेंस में। शायद मैं ना टाइमिंग्स बता बता के थक गया हूँ, बताओ तुमसे हर क्लास में मैं टाइमिंग्स बताता हूँ, उससे टाइमिंग्स पूछता हूँ, फिर आते नहीं है। मंडे टू थर्सडे 11:45 से लेकर 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, कभी तो मैं 1 बजे छोड़ देता हूँ, कभी 1:15 हो जाता है। अरे इम्तियाज सर की क्लास में क्यों आए थे, मेरी क्लास में आओ। केमिस्ट्री तो आप लोगों की वैसे ही बहुत अच्छी होती है, फिजिक्स में थोड़ी सी मेहनत कर लो। अमन टॉपिक हम वेक्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो कल आप आएंगे तो वेक्टर्स ही हो रहा होगा। अच्छा आपकी बायो होती है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। देखिए अच्छा वक्त है, आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा बस, और तो कोई मकसद नहीं है। आप लोग आएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, मैं इधर 12th का रिवीजन कर दूंगा, तो अच्छी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके एंट्रेंसेस के लिए। चलिए मेरा ये हो गया। अब आप टाइप ऑफ सीरीज लिख सकते हैं ना, लाइमन बॉमर पास्चन। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं लाइमन सीरीज, अच्छा जी अमन मैनेज करो। अमन तुम तो समझदार आदमी है, स्कूल नहीं मैनेज हो रहा, तुम लोग तो इम्तिसाज सर को मैनेज, एक तो रिकॉर्डिंग होती है ना, तुम सुनवाओगे।
ठीक है फैजान, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला है ना लाइमन सीरीज में, ये जो लोअर एनर्जी लेवल है ये वाला, ये वाला, ये तो देखिए N1 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जब आप लाइमन सीरीज लेंगे तो ये जो N1 है ये N1 1 होगा, और N2 आपका कुछ भी हो सकता है, हायर एनर्जी लेवल 2 3 4 कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो आप इस सीरीज को लाइमन सीरीज RH 1 by N1 स्क्वायर, नॉट N1 तो 1 है, 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by N स्क्वायर। ये लाइमन सीरीज है, यहां से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको N2 पता है। अब इस सीरीज में वो आपसे कहता है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेव। सो समझिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। अगर वो आपसे कहता है ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये भी आप जानते हैं कि एनर्जी और डिफरेंस और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा मिनिमम तब होगा जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो। सो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे बड़ा ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है, बताओगे मुझे? लोअर तो 1 है, हायर क्या होना चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए? सबसे बड़ा ट्रांजिशन, हाँ, इंफिनिटी से 1। सबसे बड़ा ट्रांजिशन क्या होगा? इंफिनिटी से 1। दिस ट्रांजिशन ऑफ इंफिनिटी टू 1 corresponds to shortest wavelength. That's the minimum. So 1 by lambda minimum is RH1 minus 1 by infinity. तो 1 by lambda minimum देखिए ये तो 0 हो जाएगा, RH आ गया, लैम्डा मिनिमम आ जाएगा 1 by Rydberg constant। ये शॉर्टेस्ट। एक और है लॉन्गेस्ट वेव, एक वेवलेंथ और है आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। भाई एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कौन सा होगा? 2 से 1 का। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए आर एच हो जाएगा 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। सो 1 by लैम्डा मैक्स हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट 1 minus 1 by 4। 1 minus 1 by 4 is 3 by 4। तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा आर एच 3 by 4। सो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो लैम्डा मैक्स होगा इट्स 4 by 3 ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट लैम्डा मैक्सिमम। ऐसे आप मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो चीज मैंने लाइमन के लिए लिखी है आपको सारी सीरीज के लिए करनी है, और ये भी याद रखिए कि लाइमन जो सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। हर सीरीज के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई। अब बजाय इसके कि मैं सारी सीरीज एक एक करके लिखूं, जी 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 बिल्कुल। सो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइमन सीरीज हमेशा लाई रहेगी। अब आप एक काम और कर सकते हैं। लाइमन सीरीज के बाद बाकी जो सीरीज है ना वो मैं ऐसे समझा देता हूँ। मैं आपको सर्कुलर एक डायग्राम बना देता हूँ, इस डायग्राम से सिखा दूंगा। फर्स्ट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। यार ये थोड़ा सा ना यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इसमें। n इक्वल टू 2। बस जब ड्रॉ करना ना तो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल से बेसिकली, तो जैसे जैसे आप हायर में जाओगे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। तो जब आप ड्रॉ करें, हो सकता है शायद मैं इस चीज का ख्याल ना रख पाऊं, आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। जैसे जैसे आप आगे जाएं सर्कल्स के बीच में डिफरेंस आप कम करते चले जाइएगा। मेरा तो शायद अब बिगड़ना शुरू हो जाएगा और ड्रॉ करने में। भाई मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मेरा सब बिगड़ जाएगा। 1 2 3 4 5।
6 1 2 3 4 5 6 7 सो ये है n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7. इल्यूजन हो रहा है। तो भाई सुनो, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर आप n इक्वल टू 1 लेवल में आ रहे हैं तो देखिए एक ये पॉसिबल है, 3 से 1 हो सकता है, 4 से 1 हो सकता है, 5 से 1 हो सकता है, 6 से 1 हो सकता है और आपका इन्फिनिटी से 1 हो सकता है। लास्ट जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो इन्फिनिटी से है। सो अगर किसी भी आप हायर एनर्जी लेवल से इन्फिनिटी पर आ रहे हैं तो इसे आप कहेंगे यहां जो सीरीज आ रही है ये सीरीज है लाइन से। बामर सीरीज के लिए, और ये भी याद रखिएगा ये वाला जो ट्रांजिशन है ये मिनिमम वेवलेंथ का है, ये वाला जो ट्रांजिशन है ये मैक्सिमम वेवलेंथ का है, और लाइमन सीरीज होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब लाइमन के बाद नेक्स्ट सीरीज देखिए, अगर ट्रांजिशंस किसी भी हायर से 2 में हो रहा है, 3 से 2 में हो रहा है, 4 से 2 में हो रहा है, 5 से 2 में है, 6 से 2 में है, या 7 से 2 में है, या इंफिनिटी से 2 में आ रहा है, ये जो सीरीज होगी इसे आप कहेंगे ये आपकी बामर सीरीज है। बामर नाम तो बाद में आता है लेकिन सबसे पहले यही सीरीज हुई थी क्योंकि ये विजिबल रीजन में, मतलब ये नेकेड आई से दिख जाती है। तो देखिए जो पहला है, अरे पहला तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा ना, पहली वेवलेंथ मैक्सिमम, ये जो है दिस इज मिनिमम वेवलेंथ, ये गड़बड़ हो गई है। सो ये है मैक्सिमम वेवलेंथ और ये है मिनिमम। बामर के बाद नेक्स्ट देखिए और क्या क्या हो सकते हैं, अब आप तो खुद सोच सकते हैं, वैसे हालांकि इसमें सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़कर आते हो लगभग। किसी भी हायर से n इक्वल टू 3 में आ जाइए, 4 से 3 में आ जाइए, 5 से 3 में आ जाइए, 6 से 3 में आ जाइए, 7 से 3 में आ जाइए, इन्फिनिटी से 3 में आ जाइए। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आप 3 में आ जाइए। जो सीरीज होगी इसे आप कहते हैं पाश्चियन सीरीज। पाश्चियन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ये जो पाश्चियन सीरीज है ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन। सो पहले की तरह ये वाला जो होगा दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ जो इंफिनिटी से आ रही है। लाइमन बामो पाश्चियन, इसके बाद जो बचता है वो दो और सीरीज है आपकी, कलर कुछ और यूज करते हैं। किसी भी हायर से n इक्वल टू 4 में आ जाइए तो जो सीरीज होगी इसे आप ब्रैकेट कह देंगे, ये आपकी ब्रैकेट सीरीज है ना, ब्रैकेट भी IR में लाई करती है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज की और ये मिनिमम वेवलेंथ इन्फिनिटी से। ब्रैकेट के बाद आखिरी है फॉन्ट सीरीज। किसी भी हायर से अगर आप n इक्वल टू 5 में आ रहे हैं
किसी भी हायर से अगर आप n इक्वल टू 5 में आ गए, इसे कहते हैं फंड सीरीज। और फंड लाई करता है IR रीजन। ये मैक्सिमम वेवलेंथ, दिस इज मिनिमम वेवलेंथ। तो ये आपका पूरा है स्पेक्ट्रल सीरीज, बस इसी को कहते हैं। ये सीरीज आपको पढ़नी है। एक और सीरीज होती है जो आप केमिस्ट्री में करते हो बट फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा लास्ट बार। को याद दिलाएगा मैंने क्या नाम होता है? एक और सीरीज आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री फंड की बात, 6 सीरीज पढ़ते हैं। अच्छा भाई मत दिलाओ यार, लिखो लिखो इसे तो लिखो, इतना लिखो बस। ये पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज, अगर ये सारी चीजें आपके साथ एक साथ दिमाग में है तो कहीं परेशानी नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए लोअर एनर्जी लेवल क्या है। लाइमन के लिए 1 है, बामर के लिए 2 है, पास्चन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए फंड है। चलिए इतना लिखिए, हो जाए तो बताइए मुझे। नेक्स्ट स्लाइड पर भाई लिख लिया हो तो बताइएगा मुझे। चलिए सब लिख चुके हैं, इसे लिख लीजिए। जी फिर हम सीरीज। इतना हो जाए बताइए। ओके हाँ शायद यार एनर्जी लेवल का ख्याल रखना था, ऊपर जाते जाते ना एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होना चाहिए, लेकिन अमूमन वो बुक्स में भी रखना मुश्किल होता है। सबने लिख लिया क्या? हाँ हम्फ्रे इज द सिक्स्थ, यस तमाम। यार लेकिन ना ये फिजिक्स में हम नहीं होता सिलेबस में, तो मैं नहीं करा। ये सिक्स्थ होती है। लिख लीजिए सब लोग लिख लीजिए, बस आखिरी टॉपिक था, इसके बाद तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर।
हाँ अमन, बिल्कुल बिल्कुल होती है। असल में अमन, ये चलो मैं अभी बताता हूँ, ये जो आप वर्ड कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हो सकता है एक गलत गलत पिक्चर जहन में हो। हम टीचर्स की भी गलती है कि हम चीजों को सिंप्लीफाई करते करते ऑर्बिट्स की एक बहुत गलत पिक्चर आप लोगों के दिमाग में बना देते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ऑर्बिट्स हैं क्या। मेरे पास एनिमेशन देखूं, अगर मेरे पास एनिमेशन ऑर्बिट्स की एग्जैक्टली ऑर्बिट्स होते क्या हैं, ये गलत पिक्चर बन जाती है। भैया आप सब लोग लिख लें तो मुझे बताइएगा। ओके, Hello, welcome. यार अभी तो मुझे कुछ एनिमेशन नहीं दिख रहा, कुछ मिलेगा मैं आपको बताऊं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। देखो ऑर्बिट्स ऐसा लगता है ना कुछ पाथ हैं जिन पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रहते होंगे, एक्चुअल में होता है कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, बहुत वेल डिफाइंड पाथ भी नहीं होते। एक जगह है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ कुछ जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, फिर ये रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बस ये क्लाउड जैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जैसा। एक जगह इलेक्ट्रॉन की बहुत कम आपको इलेक्ट्रॉन्स की मिलने के चांसेस होंगे, एक जगह इलेक्ट्रॉन की मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो जहां मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वो ऑर्बिट्स हैं। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है, कम होती है। तो इसके कंपेरेबल यहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की अमन प्रोबेबिलिटी कम है। और यही जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी होगी, ऐसा ऐसा होता है ऑर्बिट। ऐसा नहीं वेल डिफाइंड बात नहीं है। एक क्लाउड सा दिखेगा आपको एक जगह, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मिलने की, तो उसे आप कह दोगे ऑर्बिट है। वहां इलेक्ट्रॉन आप उठाओ, जो भी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उसे कह देते हैं कि इस ऑर्बिट इज शेल की एनर्जी, शेल की एनर्जी को चीज। तो यहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए ये लिख लिया सबने, दानिश? चलो वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्बिट हो गया आपका, शेल हो गया। अब एनर्जी लेवल के बाद कुछ क्वेश्चंस देखिएगा भाई। इसके बाद मुझे ना अलग से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है तो मैं मान लेता हूं कि आप हर सीरीज के लिए इन चीजों को लिख सकते हैं। हर सीरीज के लिए आपको दिखना, या मैं रुक जाओ यार, तुम गड़बड़ मान लो। बामर सीरीज, हर सीरीज के लिए मैं N1 और N2 लिख देता हूँ। बामर सीरीज N1 is 2, N2 is 3 4। Paschen series N1 is 3,
N2 is 4, 5. Bracket series, N1 is 4, N2 is 5, 6. Fund series, N1 is 5, N2 is 6, 7. ये सीरीज है आपकी, ये आपको याद होनी चाहिए, इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। लिखा? लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या वैल्यूज होंगी वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। मिनिमम मैक्सिमम के लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। चलिए, स्पेक्ट्रल सीरीज खत्म हुई। कुछ क्वेश्चंस देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर। अब मैं वो छोटे छोटे काम तो नहीं करवा रहा आपसे कि मैं, अच्छा तबस्सुम का नहीं हुआ था, देखिए तबस्सुम हो जाए तो बताइए मुझे जरा। चलिए नेक्स्ट देखिए। Bracket series of lines are produced when electron excited to high energy level make transition to n equal to 4 level. A part. Determine the longest wavelength of this series determine wavelength that corresponds to transition सिक्स टू फोर। चलिए करिए, सॉल्व करिए।
भाई आप लोग सॉल्व करिए, असल में आप लोग आरएस में लिख रहे हो ना, तो मेरे लिए वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास तो आंसर्स एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। आप लिखो, फिर हम चेक कर लेते हैं, साथ साथ चेक कर लेते हैं। चलिए अब इसे साथ में सॉल्व करते हैं। So bracket lines are produced when electrons are excited to n equal to 4 cm. The longest wavelength. Longest wavelength means energy level is minimum. Means transition कौन सा होगा? हमेशा ट्रांजिशन से खेलते हैं इसमें। ट्रांजिशन याद होना चाहिए ना, ट्रांजिशन मिनिमम वाला होगा 5 से लेकर 4 का ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 by lambda max is RH 1 by n1 square, which is 1 by 4 square minus 1 by 5 square. So 1 by lambda max is RH 1 by 16 minus 1 by 25. So 1 by lambda max is RH 25 minus 16, which is 9 by 16 into 25. हाँ मानद, शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लैम्डा मैक्स आ गया 16 into 25 डिवाइडेड बाय 9 RH। इसको मैं ये रुक देता हूँ। और देखिए भाई, मैं भी इसी RH में ही छोड़ रहा हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने बहुत मेहनत करी है, मैं तो लेजी आदमी। 6 से लेकर 4 तक का, तो 1 by lambda is RH 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So 1 by lambda is RH 1 by n1, n1 is 4 square. अच्छा जी, ये गड़बड़ करी है मैंने। रुको रुको रुको, कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, रुको, स्क्वायर नहीं किया। So 1 by lambda is RH, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 1 by 16 minus 1 by 36। चलिए यहाँ से आपको क्या लिख लीजिए कुछ ऐसे, आप ट्रांजिशंस के ऊपर क्वेश्चंस करें। हाँ वजाद, अगर 1 by RH याद रह पाए तो बहुत अच्छा है। करेक्ट आंसर गिवन है, फर्स्ट पार्ट का एग्जैक्ट आंसर दिया है 4051 नैनोमीटर और इसका दिया है 2630। अच्छा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो ये समझिए, आपके जो सिलेबस में, बोर्ड्स के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस पूरा रिड्यूस कर दिया। तो न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी आपके बोर्ड्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में छोटा सा टॉपिक छोड़ा है, जस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो भी डिवाइसेस थी वो डिवाइसेस हटा दी। सो बोर्ड के लिए सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन हमें जेई तक जाना है, तो एटम में हम कुछ चीजें और करेंगे, हम एक्सरेज करेंगे और कुछ चीजें जो बोर्ड्स में नहीं है। हाँ वजह, फिजन एंड फ्यूजन सिर्फ रिएक्शंस है, लाइक फिजन एंड फ्यूजन में वो जो थ्योरी जो आती थी वो पार्ट नहीं है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि एंट्रेंसेस का तो पता नहीं, कुछ ना कुछ डाल दे, शायद ऑप्शंस में आसान क्वेश्चन डाल दे। तो जो लोग अपने प्री बोर्ड के लिए ले रहे हैं,
नहीं फातिमा, नीट से भी वो चीजें रिड्यूस हो गई, लेकिन जो लोग अपने बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं उनका कंप्लीट हुआ है, सिर्फ सेमीकंडक्टर का 1-2 लेक्चर की चीज बची हुई। तो मुझसे किसी ने कहा था कि पहले सेमीकंडक्टर करा दीजिए, बट मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता, अब तो मई में जाकर एग्जाम है, तो मैं इसके बाद एटम में ही जो चीजें जेई और नीट में आती हैं उन चीजों को डिस्कस करना शुरू करूँ। चलिए आज इसे यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, मैं जरा ना इसे रोक दूँ।